जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, देखिए झारखंड और देश की बड़ी सुर्खियां। पहली बात झारखंड की। सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप का निर्माण कार्य फिर शुरू होते ही आदिवासी संगठनों ने देर रात जोरदार विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने जेसीबी के सामने खड़े होकर काम रुकवा दिया, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस को हालात काबू में करने के लिए भारी संख्या में मौके पर पहुंचना पड़ा और कुछ लोगों को हिरासत में लेना पड़ा। डोरंडा थानेदार दीपिका प्रसाद के साथ धक्का मुक्की का भी आरोप लगा है। प्रशासन ने रैंप को ट्रैफिक सुधार के लिए जरूरी बताते हुए आम लोगों से सहयोग की अपील की है। झारखंड में भ्रष्टाचार की हदें पार होती दिख रही हैं, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की भतीजी ज्योति मरांडी से जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई। आरोपखोरी महुआ अनुमंडल परिसर में बैठने वाले अधिवक्ता उदित कुमार अम्बष्ट पर लगा है। ज्योति ने बताया कि जब उन्होंने खुद प्रक्रिया करने की बात कही तो अधिवक्ता ने सरकारी तंत्र में लगने वाले पैसे का हवाला दिया। इस मामले को लेकर एसडीएम ने गंभीरता दिखाए और बार काउंसिल को अधिवक्ता के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। ये घटना आम लोगों की परेशानी का भी आईना दिखाती है। झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के बयान ने देश भर में विवाद खड़ा कर दिया है, जिसमें उन्होंने पहलगाम हमले के लिए हिमाचल के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की थी। इस बयान को बाद में उन्होंने कटाक्ष बताया, लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना शुरू हो चुकी थी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे फूहड़पन बताते हुए कड़ी निंदा की और मंत्री के अहंकार को दर्शाने वाला बताया। सोशल मीडिया पर लोग मंत्री को लगातार ट्रोल कर रहे हैं और उनके बयान को असंवेदनशील मान रहे हैं। ये बयान मंत्री की गंभीरता और जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर रहा है। झारखंड में शिक्षा विभाग ने स्कूलों में अनुशासन सुधारने के लिए सभी डीईओ और डीएसई को सख्त निर्देश दिए हैं। 3 दिन लगातार लेट आने पर शिक्षकों की 1 दिन की छुट्टी काटी जाएगी और खराब रिजल्ट पर प्रधानाध्यापक व विषय शिक्षक पर कार्रवाई होगी। स्कूलों की समय सारणी बनाने की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक की होगी और हर महीने विशेष कक्षाएं ली जाएंगी। प्रार्थना सभा में बच्चों को नशा, सड़क सुरक्षा, पर्यावरण जैसे मुद्दों पर जागरूक किया जाएगा। छात्रों की 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी और अनुपस्थित छात्रों के माता पिता को सूचना भेजी जाएगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने कक्षा 11वीं की बोर्ड परीक्षा 20 से 22 मई तक आयोजित करने की घोषणा की है, जिसमें करीब 3.55 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। परीक्षा 789 केंद्रों पर 2 पालियों में होगी और इसमें हर विषय के 40 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न ओएमआर शीट पर हल करने होंगे। विद्यार्थियों को 4 विषयों में पास होना अनिवार्य है और प्रत्येक विषय में 10 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन भी शामिल किया गया है। नकल रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं और सभी जिलों को तैयारी पूरी करने को कहा गया है। परीक्षा परिणाम जून के तीसरे सप्ताह तक जारी करने का लक्ष्य तय किया गया है। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की कार्यक्रम के दौरान खर्राटा भरते तस्वीर सामने आने के बाद राज्य की शिक्षा व्यवस्था एक बार फिर कटघरे में है। जिस वक्त मंत्री जी नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मंच पर मौजूद थे, उसी वक्त वह गहरी नींद में सोते नजर आए। मीडिया द्वारा आवाज देने पर भी उनकी नींद नहीं टूटी, जिससे उनकी लापरवाही साफ झलकती है। भाजपा ने इसे लेकर तीखा हमला बोला है और कहा है कि जिन्हें शिक्षा की फिक्र हो उन्हें मंच पर नींद नहीं आती। वहीं सत्ता पक्ष ने इसे थकान का नतीजा बताया और भाजपा पर पलटवार किया कि उनके नेता भी सदन में सोते रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब शिक्षा मंत्री ही इतने असंवेदनशील नजर आए तो फिर शिक्षा व्यवस्था कैसे जागेगी। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ लगातार हो रहे ऑपरेशंस का बड़ा असर दिख रहा है, जिससे नक्सली खौफ में हैं। बोकारो में 1 करोड़ के इनामी नक्सली विवेक उर्फ प्रयाग मांझी के मारे जाने के बाद स्थिति और डरावनी हो गई है। इसी दबाव में लातेहार में 3 इनामी नक्सलियों पलेंद्र भोक्ता, प्रमोद गंझू और तुलसी गंझू ने आत्मसमर्पण कर दिया। ये तीनों पहले टीएसपीसी संगठन से जुड़े थे, बाद में जेजेएमपी में शामिल हो गए थे और कई घटनाओं में शामिल रहे। आत्मसमर्पण के बाद लातेहार एसपी कुमार गौरव ने अन्य नक्सलियों से भी हथियार छोड़कर मुख्यधारा से जुड़ने की अपील की है। रांची में रविवार को आयोजित होने वाली चौकीदार नियुक्ति परीक्षा की सभी तैयारियों की समीक्षा डीसी की अध्यक्षता में की गई। 15 परीक्षा केंद्रों पर सुबह 9:30 से 11 बजे तक परीक्षा आयोजित होगी और पूरी परीक्षा कदाचार मुक्त वातावरण में कराने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर आधा घंटा पहले पहुंचने, सिर्फ काले बॉल पेन के उपयोग और मोबाइल सहित सभी स्मार्ट डिवाइसेस पर प्रतिबंध का पालन करने का निर्देश दिया गया है। ओएमआर शीट से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन
करने की जिम्मेदारी परीक्षार्थी की होगी। परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और सभी को पहचान पत्र पहनना अनिवार्य है। हैदराबाद में आयोजित भारत समिट 2025 में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुई, जहां 95 देशों के पूर्व राष्ट्राध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, वैश्विक नेता और विद्वान मौजूद थे। इस शिखर सम्मेलन में वैश्विक न्याय, जलवायु जिम्मेदारी, समावेशी विकास और समान वैश्विक शासन जैसे अहम मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। समिट ने एक नए भारत की घोषणा की जो न्याय, सह अस्तित्व और साझी प्रगति पर आधारित है। तेलंगाना सरकार ने इस आयोजन के माध्यम से वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। भारत समिट 2025 ने दिखाया कि भारत, विशेषकर तेलंगाना, अब वैश्विक समस्याओं के समाधान में अग्रणी भूमिका निभाने को तैयार है। अब खबरें देश और दुनिया की। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं, जिसमें सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करना और सिंधु जल समझौता निलंबित करना शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों से पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। भारत ने पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों को सीमित कर दिया है और अटारी वाघा सीमा बंद कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोषियों को कठोर सजा देने का ऐलान किया है, जबकि विपक्षी दलों ने भी सरकार के रुख का समर्थन किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस हमले की कड़ी निंदा की गई है और भारत को समर्थन मिला है। दिल्ली पुलिस ने सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तार किया है। साकेत कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था क्योंकि उन्होंने कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया। यह मामला 23 साल पुराना है, जिसे दिल्ली के एलजीबी के सक्सेना ने दायर किया था। कोर्ट ने उन्हें मानहानि का दोषी मानते हुए अच्छे आचरण की शर्त पर रिहा किया था और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। अगर 3 मई तक पाटकर ने आदेशों का पालन नहीं किया तो कोर्ट सजा में बदलाव कर सकती है। नीट पेपर लीक केस के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया को बिहार पुलिस ने पटना से गिरफ्तार कर लिया है। वह कई महीनों से फरार था और उस पर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इससे पहले इस मामले में उसके बेटे सहित 36 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 5 मई 2024 को हुई नीट परीक्षा से पहले ही पटना के एक स्कूल में सॉल्वर गैंग पकड़ा गया था, जिससे पूरे मामले का खुलासा हुआ। जांच में पता चला कि संजीव ने प्रोफेसर से पेपर लेकर बिचौलियों के जरिए छात्रों को 40 लाख रुपए में बेचे थे। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकियों के खिलाफ सेना ने कार्रवाई शुरू कर दी है। हमले के मास्टरमाइंड आदिल थोका का घर बम से उड़ाया गया, जबकि आतंकी आसिफ शेख का घर बुलडोजर से गिरा दिया गया। इस हमले में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 4 आतंकियों ने 26 लोगों की जान ली थी। भारत सरकार और सुरक्षा बल इस घटना के बाद एक्शन के मूड में है और आतंकियों की तलाश तेज कर दी गई है। हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ ने ली है और आदिल के पाकिस्तान जाकर आतंकी ट्रेनिंग लेने की भी जानकारी सामने आई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है। पार्टी उन्हें इसी आरक्षित सीट जैसे समस्तीपुर, मोहनिया या कल्याणपुर से उतार सकती है। लोजपा रामविलास की युवा इकाई और उनके सांसद जीजा अरुण भारती ने भी उनके चुनाव लड़ने का समर्थन किया है। हालांकि एनडीए पहले ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, जिससे चिराग के लिए राज्य में बड़े पद की संभावना पर सवाल उठता है। विश्लेषकों के अनुसार ये कदम पार्टी के लिए ज्यादा सीटें सुनिश्चित करने की रणनीति भी हो सकता है। बिहार के मुंगेर में शादी के दौरान जयमाला के बाद दुल्हन ने रसगुल्ला मंगवाया और खाकर प्रेमी संग फरार हो गई। दूल्हा मंडप में दुल्हन का इंतजार करता रह गया और बारात बैरंग लौट गई। दुल्हन नंदनी की शादी की पूरी तैयारी थी और बारात भी सज धज कर पहुंची थी। रसगुल्ला खाने के बहाने दुल्हन हाथ धोने गई और फिर वापस नहीं लौटी। लड़की के परिवार ने दूसरी बेटी से शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन दूल्हे वालों ने इनकार कर दिया। अप्रैल खत्म होने से पहले देश भर के बैंक ग्राहकों के लिए एक जरूरी अलर्ट। महीने के आखिरी सप्ताह में लगातार कई छुट्टियों के चलते बैंकिंग सेवाएं बाधित रहेंगी। 26 अप्रैल को महीने का चौथा शनिवार और 27 अप्रैल को रविवार होने के कारण पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे, यानी लगातार 2 दिन बैंक नहीं खुलेंगे। इसके बाद भले ही 28 अप्रैल को बैंक खुलेंगे, लेकिन 29 और 30 अप्रैल को कुछ राज्यों में फिर से छुट्टियां रहेंगी। 29 अप्रैल को परशुराम जयंती के मौके पर हिमाचल प्रदेश में बैंक बंद रहेंगे, जबकि 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया और बसवा जयंती के कारण कर्नाटक में बैंकों की छुट्टी होगी। हालांकि इन छुट्टियों का असर देशव्यापी नहीं होगा, लेकिन संबंधित राज्यों में बैंकिंग से जुड़ा कोई जरूरी कार्य हो तो लोग पहले ही निपटा लें। इन दिनों केवल ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं ही उपलब्ध रहेंगी।
तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं विजय दत्त पिंटू, रांची।